जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट इंस्पायरिंग सोल्स। आज इसका दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम असदुल्ला है और वो लेक्चरर मैथमेटिक्स हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में। उसके अलावा सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं वो। तो बाकी हम उनसे ही कहेंगे कि वो अपना मुख्तसर सा तारीफ़ जो हमारी ऑडियंस के लिए करवा लें। तो उनसे गुज़ारिश है कि अपना तारुफ करवाएँ प्लीज़। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया अपने शो में। मेरा नाम असदुल्ला है, लेक्चर हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का एक कैंपस है रहीमियर खां में। वहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। उसके अलावा एक छोटी सी एकेडमी चला रहा हूँ 2012 से ऑनवर्ड। तो अभी तक भी वो चला रहा हूँ, उसका डायरेक्टर हूँ LSA के नाम से। उसके अलावा एक अपना फूड का सर छोटा सा ऑनलाइन ब्रांड बनाया हुआ है, वो काम करते हैं। अभी उसमें कुछ थोड़ी सी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। इसके अलावा साथ में PhD कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत फेसबुक भी चला लेता हूँ जब फ्री होता हूँ तो। ज़बरदस्त। फ़ेसबुक तो आप बहुत अच्छी चलाते हैं, थोड़ी बहुत नहीं चलाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो नौजवान पाकिस्तानी जो नौजवान हैं और उनके जो मसाइल हैं, चूँकि आप टीचर हैं और आपका बराह रास्त जो इंटरेक्शन है वो नौजवानों से है। तो इसमें पहला सवाल मैं ये करूँगा कि पिछले दिनों आपने भी अपनी वॉल पे शेयर किया था और बहुत सारे और लोगों ने भी कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 68% जो है वो हमारे नौजवान हैं और जिनकी उम्रें जो हैं वो 15 से 35 साल हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक तरफ हमारे पास इतना बड़ा ये एक पोटेंशियल मौजूद है और दूसरी तरफ जो हमारा मुल्क है उसमें बेरोज़गारी के, महँगाई के और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। तो हम जो अपने नौजवान हैं उनको किस तरह ऐसे पॉलिश्ड या ऐसे स्किल्ड कर सकते हैं कि नौजवानों की वो जो एनर्जी है, वो जो ताकत है, उनके अंदर जो सलाहियत है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ़ उन नौजवानों को बल्कि पूरे मुल्क के जो मसाइल हैं, उनको कम कर सकें। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पता नहीं मेरे आंसर के साथ मुत्फिक हूँ या ना हूँ, लेकिन इतने बड़े नौजवानों का डायरेक्शन लेस होना, इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहला जो अ, बुनियादी उसकी वजह है वो घर है, पेरेंट्स हैं। उन्होंने अच्छी उनकी पेरेंटिंग नहीं की। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है कि वो मोहल्ले का जो जिस मस्जिद में हम यहाँ पे बच्चा ना पहला घर छोड़ा छोटा सा बड़ा होता है तो उसे हम वहां भेजते हैं। वहां से भी उसे कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं मिला, डायरेक्शन लेस रहा। फिर वो आ गया उस्तादों के पास। उस्तादों ने भी उसे रट्टा लगवाया, रट्टा रटाया, काम कराया। इवन के बच्चे ने यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। किसी अपने रिश्तेदार के कहने पे, चाचे मामे ताए ने किसी ने कहा कि ये कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर रख लो। किसी ने कहा कि जी डॉक्टर जो है वो मेडिकल स्टोर बना के बड़ा पैसा कमाते हैं तो वो रख लो। किसी ने कहा कि जी ये लेक्चरर का बड़ी अच्छी जॉब होती है, मुअज्जज पेशा है, पैगंबराना पेशा है, तो ये इस फील्ड में आ जाओ। मतलब बच्चे को अपनी कोई सोच आने ही नहीं दी। जबकि इस्लाम का जो निज़ाम हमें जो मिला हुआ है उसमें एक ये है कि आप 12 साल के बाद बच्चे को अपने साथ अंगेज कर लें। 12 साल के बाद कहीं भी सख्ती का हुक्म नहीं है। बाकी हदूदों का युद्ध है। बच्चे को ये कहा है कि अपने पेरेंट्स का अदब व एहतराम करना है, टीचर्स का करना है। वो सारे एक अलहदा मामलात हैं, लेकिन बच्चे पे जो सख्ती वाला मामला है वहां पे ये कहा गया कि उसे आप अपना दोस्त बना लें, तो मशवरा उससे करें। कुछ ऐसी चीजें हमसे हो ही नहीं सकी कि हमारा बच्चे को कोई डायरेक्शन मिले। जब बच्चे को कोई डायरेक्शन नहीं मिले, हम उसे किसी पाथ पे नहीं लेके आ सके, तो डायरेक्शन लेस बंदा जो है वो किसी ना किसी इस तरह के कामों में जो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अच्छा आपको मैं मजे का स्टैट बताऊं सर, बहुत सारा हमारा जो बच्चे हैं घरों में इंटरनेट अब हर जगह अवेलेबल है और वो मिस यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का। और हर टाइम बच्चा आपका ऑनलाइन बैठा हुआ है। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ना, तो आप उसे रात के 1 बजे भी मैसेज करेंगे वो ऑनलाइन होगा और दिन के 1 बजे भी वो ऑनलाइन होगा।
मतलब इतना सारा टाइम है उस बच्चे के पास और इतना उसके पास पोटेंशियल है। मसला यही है कि हम उसे किसी कोई डायरेक्शन नहीं दे सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये बच्चा इसमें क्या टैलेंट था। हाँ, दूसरी बात ये कि कहीं उसको धक्के धुक्के खा के पढ़ पढ़ा के कोई वीडियोस देख के कुछ करके बच्चे ने भी उसे पता लग गया कि यार मैं किस काम के लिए बना हूं। तो जिस काम में उसका दिल लगता था उसने वो जी, हाँ, लेट्स सपोज ही बच्चे को पता लग गया कि यार मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं अच्छा होस्ट कर लेता हूँ और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत शौक है, तो मैं व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ या पॉडकास्टिंग शुरू कर देता हूँ। फिर जो हमारी सोसाइटी उस पर क्रिटिसिज्म करती है सर, यार जो उससे सवाल करती है, मतलब पहले किसी ने क्या कर लिया, आप बहुत सारे ऐसे कॉमन फिक्रे होते हैं जो से कहे जाते हैं, वहां से हमारा बच्चा जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाता है। अच्छा, और एक और मसला है, मैं यूनिवर्सिटी में काफी ये फेस करता हूँ, प्रॉब्लम मैं देखता भी हूँ कि अप्लाई एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स है ना वो नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप भी टीचर हैं, कि बच्चे थीसिस लिख रहे हैं, धड़ाधड़ लिख रहे हैं सर। हर अब तो इतना आसान हो गया एमफिल करना और बीएस के प्रोजेक्ट करना कि वो सारा निजाम ना वहीं से ही हमारा बच्चा जो है वो डायरेक्शन लेस भी हो रहा है। जब उसे लिखा लिखाया काम मिल रहा है उसी को प्रेजेंट कर रहा है, और जो काम वो दे रहा है उसे नहीं पता कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। हालांकि रिसर्च बेस्ड जो चीजें हैं, एक दो और कंट्रीज की मैं स्टडी कर रहा था, लोगों से इसी तरह इंटरव्यूज में मुलाकात हुई, बात हुई बाद में, तो वहां पे ऐसे होता है, जैसे इसराइल का आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे ऐसे होता है कि अगर कोई सी बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेट्स सपोज कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट बच्चा था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने कहा कि ये मैंने अपने थीसिस में लिख दिया कि ऐसा बिजनेस है, इसको ग्रो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये हम पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करें। अच्छा, वो कहते हैं एक बोर्ड बना हुआ है वहां पे वो अपना ना ये सारा प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा डिफेंस होता है। अच्छा, उस बोर्ड में ये लाजमी कहते हैं कि शर्त है कि उस बच्चे को देखना है कि वाकई अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इस काम की, तो उसको उतना फंड दे दे। फर्ज करें उसने कहा मुझे 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, आप उस बंदे को 1 मिलियन का प्रोजेक्ट दे दें और बाद में उसे टाइम दे दिया जाता है, ठीक है आप खुद को इतनी देर में ये हमें एक ट्रैक पे ले आओ, इस जो भी प्रोजेक्ट आपने शुरू करने हैं, तो हम आपको डिग्री अवार्ड कर देते हैं। यहाँ पे सर कुछ ना कुछ वहां मसले मसाए रह गए। अब आपका बच्चा इतने एमफिल सर वेले फिर रहे हैं ना, बहुत बड़ा नंबर है। और एक तरफ हम कहते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ बच्चे हैं जो स्कूलों तक नहीं जा रहे, और दूसरी हाँ भाई, तरफ मैं तो कहता हूँ कि कितने ही करोड़ ऐसे हैं कि जिन्होंने एमफिल या ये स्कूलों तक पहुंच के वेले फिर रहे, जिनके पास अब डिग्रीज हैं, मास्टर्स किया हुआ है बच्चों ने, बीएस एमफिल, अब तो पीआईडी का भी सर बहुत बड़ा नंबर है। और ये एमफिल से बेरोजगार भी हैं लोग। कहानी आगे चली गई, बहुत सारे डॉक्टर भी वेले फिर रहे हैं। जी, जी, ये ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा इसका तफ़सीली जवाब दिया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मुतल्लिक ही था, आपने कुछ उसको टच कर लिया है। वो यही था कि जो हमारी एजुकेशन है और इसमें जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन भी है, एमफिल और पीएचडीज़ भी हैं, इवन बीएस, तो इसमें हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सब लोगों को ये जो प्योर साइंसेज हैं वो पढ़ा-पढ़ा के, या जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ा-पढ़ा के उनको हम एक तरह से मतलब इनकम्पैटिबल कर रहे हैं, या किसी जो प्रैक्टिकल काम है वो करने के काबिल ही नहीं छोड़ते हैं। और क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक थोड़ी तादाद जो है उसको तो हमें पीएचडी और आई जो रिसर्च है उस तक ले जाना चाहिए, और फिर वो रिसर्च जो है हमारी फील्ड्स में प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी हो, जो हमारी ज़रूरत है उसकी हमें रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हों और बाकी लोग जो हैं, उनको कोई स्किल सिखा के, उनको एग्रीकल्चर सिखा के, पोल्ट्री, डेयरी और इस तरह जो डिजिटल स्किल्स हैं, क्या हमें मतलब उनको इस तरफ नहीं लाना चाहिए? और ताकि जो है हमारी जो ज़्यादा आबादी है, यही जो नौजवानों का सवाल था कि जो इतनी बड़ी तादाद में है, तो उनसे हम फौरी तौर पे कुछ उनकी अपनी ज़िंदगी में भी अर्निंग स्टार्ट हो और मुल्क की जो तरक्की है उसमें भी वो कोई रोल खेल सकें।
सर बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं आपकी तवज्जो एक प्रोजेक्ट की तरफ दिलाना चाहूँगा। पंजाब में ई-रोज़गार के नाम से ना एक प्रोग्राम चलता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वहाँ पे बच्चों को कोर्सेज़ कराए जाते हैं, फ्री डिजिटल स्किल्स के बहुत सारे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स से रिलेटेड अमेज़न है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो कोर्स करने की जो मिनिमम आपकी वो क्वालिफिकेशन है वो आपका मास्टर है, मतलब बीएस ग्रेजुएट होना जरूरी है अगर आपने वो कोर्स करना है। आप ये देख लें कि हमारी जो गवर्नमेंट और जो सारे थिंक टैंक या जो प्लानर हैं वो कहाँ पे जाके प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बच्चा जो हमारा मास्टर करके वेला फिर रहा है, उन्हें पूरा यकीन है। इसीलिए उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी वो भी 16 ईयर एजुकेशन रखी कि 16 साल की तालीम के बाद बच्चा 2-3 साल वेला फिर लिया, फिर उसे पता लगेगा जी मैं अब जी कोई पैसे कमाने के लिए कोई स्किल सीख लूं। वो भाई अगर यही काम करना है, इसी चीज का मैं जैसे आम सादा जुबान में कहता हूँ रोला डालना है स्किल का, तो इसको आप मैट्रिक के बाद ले आए। सारे एक बच्चा ये फर्स्ट ईयर से आप उस पर मेहनत करनी शुरू कर दे कि भाई तू ग्राफिक डिजाइनर है, तू कोई भी और डिजाइनर है या तू वीडियो एडिटिंग है या कुछ भी ऐसे जो कॉमन सबसे आसान यही अब लफ्ज है। अच्छा, ये वाले अब स्किल जो है ये स्किल भी आसान है। जी सर। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो स्किल आप कह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये तो 8-10 साल के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं दुनिया में, बाकी दुनिया वो में, कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली इस लेवल से ये अच्छा, शुरू हो रहा है। हमारे बच्चे को यही 9th-10th से चलो नहीं करना तो फर्स्ट ईयर से तब से आप उसे कराना शुरू कर दें। कुछ आप आइडेंटिफाई कर लें यार ये। अच्छा, हर कोई डिजाइनर भी नहीं है, हर कोई एडिटर भी नहीं है, हर कोई डेवलपर भी नहीं है, और हर कोई ई कॉमर्स के वो फील्ड में भी कुछ बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे फिजिकल काम है, जैसे एक ऑटो वर्कशॉप है, गाड़ियों की वर्कशॉप है, वहां पे वो कोई बच्चा जो है वो बड़ा हिडन टैलेंट होता है, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, एक दिन वो अपना पूरा बिजनेस बना लेता है, उसको अंपायर खड़ा कर लेता है। अच्छा, वहां से अगर काम शुरू कर देंगे तो वो बच्चा जब वो मास्टर तक पहुंचेगा 6 साल बाद, सर वो कितना एडवांस लेवल का एक्सपर्ट हो गया होगा, कितना बड़ा उस्ताद बन गया होगा उस फील्ड में। लेकिन देख लें कहीं ना कहीं हमारे थिंक टैंक भी यही सोचते हैं कि ठीक है। मैंने अपने एक उस्ताद से सवाल किया था माजरत के साथ कि मैंने कहा सर, गवर्नमेंट का ना एक कानून है या रूल है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा फेल नहीं होता, वो फेल होता है जाके 9th क्लास में। बोर्ड में देखें तो बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो वो सप्लियों की भरमार लगी होती है। तो मैंने कहा सर, अगर कोई बच्चा नहीं चलने वाला, नहीं वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा, अच्छा नहीं पढ़ रहा, तो वहीं पे ही उसे 5, 6, 7, 8 क्लास में ही हमें रोक लेना चाहिए, वहीं से पता लग जाए। लेकिन ऐसे ही निजाम है, ऐसे ही चलेगा। उन्होंने तो मुझे ये जवाब दिया था कि गवर्नमेंट का ये होता है कि चलो बच्चा जो है 10 साल या 12 साल स्कूल में आता है, डेली आना जाना उसका लगा है, कुछ ना कुछ एथिक्स सीख लेता है। तो इस तरह तो सर निजाम चल रहा है, फिर हम कैसे इसको वो बना सकते हैं अपना स्किल बेस या एप्लीकेशन टाइप, कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। और आई थिंक अब बस मैं ही बचा हूँ, सर तो लेफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ भी टाइम तो नहीं गुजरा। अगर अभी भी आपको कोई, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपको, तो आप कर सकते हैं। आप में अगर कोई टैलेंट है, कोई कुछ भी है, तो आप अभी भी सरवाइव कर सकते हैं। बस आपने मायूस नहीं होना। जब भी आपको पता लगे, आपको कोई सोच आए, तो प्लीज अगर जो बंदे का इंटरेस्ट होता है ना उससे रिलेटेड अगर आप सोचना शुरू कर दें तो आपको अच्छे आइडियाज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ शायद इंटरनेट का इशू था, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ ना कुछ सोचते रहे, कुछ अच्छा करते रहे, तो इंशाल्लाह वो हमारे हाथ में नहीं। फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। रिज़्क का वादा अल्लाह पाक ने किया, जितने मर्जी 30 मार खाएं पाक की तरफ से ये इनका। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती। तो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है।
तो उसके लिए आप अपना पॉजिटिव वे में मेहनत करें, इंशाल्लाह। देख लें अमेरिका की मिसाल आपके सामने है कि एक उनका जो सदर था, 2 दफा अरे सर की तरफ 2 दफा वो सदर बन के भी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार है, और दूसरा उनका जो सदर था 48 के 46 साल की एज में वो रिटायर हो गया, और दूसरा जो है वो 68 ईयर्स की एज में जाके सदर बना। तो ओबामा और ट्रम्प की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ना जी जी। कोई अल्लाह पाक ने आपके लिए प्लान किया हुआ है हर बंदे के लिए, लेकिन आपको जब भी आपको चांस मिले तो आपने कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना है, मौका मिले तो फिर चौका जरूर मारना है। हाँ ठीक है, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अब सर सही है। मेरी आवाज़, हाँ ठीक है, दरमियान में आ थोड़ा रही है इशू हुआ सर, आ था रही तो। है। अच्छा चलें, इसमें 2 सवाल और हैं। सवाल तो काफ़ी सारे आपने कवर भी कर लिए हैं। जी जी। तो एक सवाल मेरा ये उस्ताद था, यही आपने थोड़ा मसला सा होता उसका जिक्र भी किया कि जो हमारे यहाँ एक वुमेन यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रिक्ट बाग में, और ओवरऑल जो आज़ाद कश्मीर में है ना, तो इसमें जो, जी जी, जो आज़ाद कश्मीर है तो इसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उनके पास कोई टीचिंग के अलावा, प्राइवेट स्कूल या इस तरह की टीचिंग के अलावा कोई रोज़गार का वो नहीं है। तो आपका थोड़ा सोशल मीडिया से भी अटैच हैं, और बाकी आप डायरेक्टली टीचिंग भी करते हैं। तो मतलब हम ख़वातीन की जो इतनी बड़ी तादाद है जिनको हमने एमफिल, पीएचडीज़ और एमएससीज़ वगैरह करवा के इतने बड़ा उन पे एक्सपेंसेस भी किए हुए होते हैं, तो उनको हम कैसे, जो हमारी ओवरऑल माशियत है उसका कैसे हिस्सा बना सकते हैं, और उनकी इस बेरोज़गारी को, ये जो डिजिटल स्किल्स हैं या जो घरेलू कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो वो कैसे ख़वातीन की जो इतनी, जो हमारी 50% आबादी है उसको कैसे हम इस मेन स्ट्रीम उसमें शामिल कर सकते हैं? सर मैं माजरत करूंगा अगर बैक साइड से कोई इस तरह का साउंड आ रहा हो। बाहर कोई गांव में रहता हूँ तो नए आलू भी बिक रहे हैं, तो बिल्कुल घर की दीवार के साथ ही है। जी जी, हम खुद गांव में रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ रोड करीब नहीं है। ये किन्नू माल्टों का भी साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो हमारी फीमेल्स होती हैं, बच्चियां बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती हैं। तो एमबीबीएस का जब टेस्ट होता है तो सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करती हैं फीमेल स्टूडेंट्स ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी जॉब रेशो, और जब वो अगली मैरिड लाइफ अपनी जो है, वहां पे किसी इंजीनियर के साथ शादी हो गई और उसकी कहीं जॉब भी कहीं इसी ऐसी जगह पे, वो कहता है छोड़ो यार। बहुत सारी डॉक्टर्स हमारी फ्री होती हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारा नंबर है, जैसे आपने आजाद कश्मीर में बात बताई है। तो मेरे माइंड में जो अभी इसका कोई सोल्यूशन नजर आया है, जैसे बांग्लादेश में एक, वो मैं उनका नाम भूल गया, मैंने उनकी बुक भी पढ़ी हुई है, यूनुस साहब या कोई इस तरह का नाम था। तो उन्होंने हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम किया। अब तो इंडिया और चाइना ने भी उनके मॉडल को अडॉप्ट किया है, और शायद कोई नोबेल प्राइज या कोई इस तरह का कोई बड़ा प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है। उसमें ये है कि उन्होंने घरों में छोटी छोटी जो है ना इंडस्ट्रीज लगा दी। इंडस्ट्री से मुराद ये कि यहाँ पे पंजाब में ना सर हर महीने 3,000 या 12,000 रुपया खवातीन को दिया जाता है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, या जो भी गवर्नमेंट जी आती जी है थोड़ा बहुत अपना नाम चेंज करके लेकिन देती रहती है। अच्छा, उसमें ये जी है कि जी। वो जो 3,000 रुपया या 5,000 रुपया मिलता है, आप बताएं 3,000 रुपये में वो किचन का सामान तो ले आती होगी, कोई उसका दूसरी तरफ जेन ही नहीं जाता। और ये नंबर पता नहीं कितने लाख, हमारे 400 कुछ अरब रुपया इस मद में दिया जा रहा है। तो अगर 400 अरब रुपए में हम बंदे कम कर दें, और किसी को आधे बंदे जो हैं, मतलब फर्ज करें 10 लाख लोगों को आप दे रहे हैं, तो 5 लाख लोगों को ही आप ज्यादा पैसे दे के या कोई ज्यादा काम कारोबार शुरू करा दें, तो ये नंबर। अच्छा, उस प्रोग्राम का बेनजीर साहबा की वफात हुई को अरसा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखें कि तब से लेके जो पहले साल से खानदान ले रहे थे अभी तक वो ले ही रहे हैं, वो कोई भी गुर्बत से ऊपर नहीं आया, अमदाद से निकला ही नहीं है। अच्छा, अब इसका हल ये है कि जैसे आपने आजाद कश्मीर की बात की,
अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में बैठ के जो जो काम कर सकते हैं, अगर अच्छा सबसे पहले ना ये पेरेंट्स को भी इजाजत देने की जरूरत है। अगर वो मैरिड है तो उसके शोहर को भी ना उसके साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। अगर बच्ची अपने पेरेंट्स के घर में, असल में मसला ये होता है कि जब पेरेंट्स के घर में हो तो बाप या भाई कहते हैं हम बैठे हुए हैं, आपने कोई काम नहीं करना, क्या जरूरत है तुम्हें। अच्छा, अब जब उसकी जी शादी हो जाती है तो वो उसका हस्बैंड ये बात बोल देते हैं, हालांकि वो बच्ची बड़ी आउटस्टैंडिंग और बड़ा उसने अच्छा काम किया होता है। तो ये भी थोड़ी ये थिंकिंग चेंज करें। उसके अलावा बच्चियां घर में बैठी, अब तो मैं देखता रहता हूँ, आपने कोई ऐसा काम आप प्राइवेट स्कूल जाके नहीं पढ़ा सकती तो आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ा लें। उसके लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल या एक अच्छा सा भी नहीं नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जो 25 से 30 हजार रुपए में आ जाता है। तो 25-30 हजार लगा के आप ऑनलाइन बैठ के फाइवर पे पढ़ा सकते हैं, अपवर्क पे पढ़ा सकते हैं। आप अपनी वो प्रोफाइल बनाएं और डॉलर्स में आपको ये उनके लिए है कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। उसके अलावा आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और आपके पास क्रिएटिव और नए आइडियाज है, सर मैंने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब से भी कामयाब होते देखा है। उसमें आपका फेस भी लेके आने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अपने जो है वो वीडियोस वगैरह फेसलेस वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे डालते रहे। लेकिन थोड़ा जैसे नया बिजनेस है उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, तो 1-2 साल के बाद आपको अर्निंग, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है सर कि आपने लैपटॉप ले लिया, अगर आपके पास पहले ही लैपटॉप है और साथ में आपने डेली के 2 घंटे यूट्यूब पे डालने कोई वीडियोस डालनी शुरू कर दी, एडिट करके सारा कुछ आप खुद से कर सकते हैं। कैनवा बहुत आसान सी चीज है, हर बंदा उस पर 2 मिनट लगा के कैनवा सीख सकता है अपने लिए जितना चाहिए। अच्छा, वहां से आप अपना चीजें एडिट करें और डालना शुरू कर दें। उसके अलावा जो फिजिकल काम है घरों में ना, ये स्टिचिंग का काम बहुत होता है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे वुमेन्स के जो बड़े जी महंगे महंगे कपड़े जो हैं वो मिलते हैं, खवातीन के भी और मर्दों के भी। वो ऐसे करते हैं कि जिनके घर जो टेलर्स हैं ना वो खवातीन, उनको कपड़ा ले देते हैं और उन्हें कोई डिजाइन बता देते हैं। यहाँ पे रहीम यार खान में भी है, दुकान को जानता हूँ कि ये ऐसा काम करते हैं और वो आगे ऑफर भी करते हैं। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर कोई वो खवातीन जो घरेलू खवातीन है जो उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की हुई लेकिन ये वाली कोई स्किल आती है उन्हें, तो वो अच्छा। और दूसरी बात मुझे किसी ने बताया या खुद भी मैंने एक दो जगह पे देखा है कि जो लोकल आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी अच्छी सेल होती है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अब दराज है, आप पता नहीं आजाद कश्मीर में ये काम करता है कि नहीं। जी जी करता है, द्रास तो है यहाँ भी। लोग काफी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हाँ बेचते तो कुछ नहीं है लेकिन शॉपिंग काफी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जो आपकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो बिक सकती हैं, उसको अच्छा सा दराज पे एक स्टोर बना लें। वो 1500-2000 रुपए चाहे आप किसी को देंगे तो वो भी आपको जरा टिप्स और ट्रिक्स के साथ वो स्टोर बना देगा। उसको फेसबुक पे भी आप अपने पेजेस पे भी लगा के शेयर कर सकते हैं। ये ऐसे काम है जो खवातीन घर में बैठ के कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ये है जैसे सर आप कोई मुझे बताएं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे कॉमन है। जैसे मैं आप जिस एरिया में रहता हूँ उसके आसपास गुड़ बड़ा अच्छा मिलता है, कमाद की फसलें बहुत ज्यादा हैं, तो गुड़ और ये जो होती है शक्कर, इसका बहुत रुझान होता है। यहाँ पे थोड़ा अपर साइड पे चले जाएं तो वहां से चावल बड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। सिंध पे चले जाएं तो वहां पे रेड चिली जो है वो मिल जाती है, उसको आप इस तरह से आउटसोर्स भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट लेवल, और बहुत सारे लोग तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मजे की बात ये है। अच्छा, अब आप अपने इलाके की किसी कोई नाम बताएं कोई जो बड़ी मशहूर और बहुत ज्यादा यहाँ पे होती हो, जैसे सरगोदा वालों के किन्नू मशहूर है। हाँ, हमारे यहाँ भी फ्रूट्स जो हैं, ये जो एक जापानी फ्रूट होता है जिसको हमारे यहाँ लोकल एक होता है ना अमलूक, उसके ऊपर वो कलम लगाई जाती है जापानी फ्रूट की। वो यहाँ काफी मिकदार में होता है। उसके अलावा ये जो ओलिव है, जैतून, ये हमारे यहाँ एक दरख्त होता है, काऊ उसको कहते हैं, उसके ऊपर इसकी कलम लगाई जाती है, तो ये अच्छा होता है। और उसके अलावा ये जो अनार है ये भी सारे ठीक जैतून ठाक है। भी तो बड़ा महंगा ये ऑयल है, इसको तो सर ये तो आप ये अभी मतलब मैं कहता हूँ $1 मिलियन की इंडस्ट्री लगा सकते हैं अगर आप इसी को एक्सपोर्ट लेवल का बना लें, या भी लोकल अपने दराज पे भी। और इस पे कोई भी खर्चा नहीं होता, आपने उसकी वो
जहां से बल्क में वो मिलता है। और इसमें ये है, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये मैं जरा ऑनलाइन ऑनलाइन कारोबार की जब बात करते हैं ना, तो बच्चे मुझसे कहते हैं कि उस्ताद जी तुसी भी कुछ कीता है कि नहीं। मतलब मैं उर्दू में बताता हूँ हाँ, कि आप भी कोई करके दिखाएं हमें। अच्छा, इसमें इस तरह ठीक जैसे ठीक। आप शहद की मिसाल ले लें, अब ठंड बहुत है इस साइड पे भी, इस साइड पे तो इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन अब ये जो इस इलाके में आप हैं, अच्छा इसमें ये है कि बहुत जी जी सारे लोग जो हैं, अच्छे बिल्कुल। लोग शहद का काम करते हैं। अच्छा, वो आपको पैकेजिंग में एक अच्छे रेट पे, होलसेल रेट पे आपको वो दे देते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं जी ओरिजिनल शहद है, तो आपने कारोबार शुरू करना है, कोई बात नहीं, अगर आप 1000-1500 खुद पे भी लगा लेंगे तो 1000-1500 का आप उससे हाफ के जी या पाव मंगा के पहले खुद चेक कर लें, किसी भी लेबोरेटरी से चेक करा लें, जरूरत नहीं है आपको, वैसे टेस्ट से भी पता लग जाता है। अच्छा, अब ये है कि आपने इसकी बस फेसबुक पे और जितने भी आपके दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पे आपने मार्केटिंग करनी। अच्छा, मार्केटिंग का लफज आता है तो फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं कौन सी कोई अफलातून मार्केटिंग होगी। तो भाई जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है उस पे आपने इश्तेहार लगाना शुरू कर देने हैं। आपकी जितनी कजन हैं, चाचू मामू ताए, सबको आपने ना वो भेजना शुरू, जब आप एक दो दफा लगाएंगे तो सबके वैसे ही आपको फोन आ जाएंगे, ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया है। पहले गाहक आपके वही होते हैं, आपको उन पे इतमाद भी होता है और उनको आप पे इतमाद होता है, आपने उनको ये चीजें सेल करनी शुरू कर, जब जिस आपने पहला 1 kg या कोई चीज सेल कर ली, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कोई भी रिलेटिव उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको रिलेटिव से मिल सकती है। तो इस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे शहद हो गया, देसी घी हो गया, गुड़ और शक्कर का काम जो लोग कर रहे हैं, यहाँ आप फोन करें कि मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहती हूँ, ऑर्डर आपने पकड़ने हैं, उस बंदे को एड्रेस भेज देना है, वो ऑनलाइन खुद ही आपको डिलीवर कर देंगे आपके एड्रेस पे। आपका तो दरमियान में सिर्फ एक डाकिए से भी कम किरदार है। मैंने जब्बार जी साहब को जी। कहा कि जी मैं आपको 1 kg जी शहद सेल करूंगा 4000 रुपए किलो के हिसाब से, जब्बार साहब ने ओके कर दिया, मेरे रेफरेंस से मेरी अच्छी रेपुटेशन है। मैंने उसको कॉल करनी है कि भाई ये इस एड्रेस पे ना जब्बार भाई ने पैसे भेज दिए, इस एड्रेस पे भेज दो, चलो जी, इतने काम करने का उसमें से आपने 400-500 कमा लेना। हाँ जबरदस्त। अच्छा, मेरा ये वाला सवाल भी था कि जो आपका ब्रांड है वही RAS, उसके हवाले से क्वेश्चन था, तो वो तो आपने काफी डिटेल से ये जो बात की है ये उसी के रिलेटेड ही है। तो अब मेरा एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आप पिछले 1 माह में माशाल्लाह आपने अच्छे खासे 52-53 जो इंटरव्यूज किए हैं, तो ये जो इंटरव्यूज हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, रियान अल्लाह वाला साहब और उनके सारी जो टीम है उनका, वो लोग भी ऐसे करते हैं, तो इससे आपने क्या सीखा और क्या समझते हैं आपकी ये कितना बेनिफिशियल है, और इससे कितना बंदे की पर्सनैलिटी और उसकी नेटवर्किंग वगैरह किस तरह ग्रो करती है? सर, पहली बात तो ये है कि कहीं ना ये मेरे दिल में बात पहले से थी, और मैं कोई 2 साल पहले से ना पहले भी यूट्यूब पे काम करता रहा हूँ, तो इस तरह सोचता था कि कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए जो लोगों को एंगेज होते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जैसी आपको सोच आती है ना, अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते भी खोल देते हैं। सर को मैं फॉलो कर रहा था कोई 1 डेढ़ साल से, रेगुलर उनकी पोस्ट, वो जो एक वो पोस्ट है कि हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख महाना, तो इस तरह से। अच्छा, फिर लकीली वो सर भी इधर आए हुए थे हमारे पास ही लियाकतपुर में, तो जब उनसे मिले, बातचीत की, तो आपको मैंने बताया ना, आपको कोई ट्रैक या कोई जो आप के अंदर होती है चीज, मतलब इंटरेस्ट जो है, आपको वैसा ही कोई बंदा आपको गाइड कर दे, यार ये बड़ा अच्छा काम है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन जो है ना बहुत ज्यादा बंदे को बूस्ट करती है। और सर ने भी इस साइड पे जरा कहा कि ठीक है आप करो, और जब आप करोगे तो आपको नए आइडियाज भी आएंगे और आप नया कुछ सोचने भी लग जाओगे। तो वहां से बस फिर, और इंटरव्यूज करना ना, पहली बात तो ये है कि जैसे पहला सवाल होता है अर्निंग का। अब इसमें आपको भी पता है कि कोई अर्निंग, कि अभी इस पे कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती। तो इस सब चीजों से बालातर हो के आपको ये कुछ करना है, अच्छा नेट कनेक्शन चाहिए, अच्छी आपको डिवाइस चाहिए,
सब कुछ। तो कहीं न कहीं बाद में मुझे लगता है कि ये मुझे बड़े शुरू से शौक था, और एक उस्ताद होने के नाते आपको पता है हमें वैसे ही बोलने का और अपनी फिलॉसफियाँ झाड़ने का बड़ा शौक होता है। एक तो ये शौक पूरा होना शुरू हो गया, और इस इतनी तेज़ी से ये सारा वो माइलस्टोन अचीव करने का, मुझे लगता है कि 50 इंटरव्यूज़ में से कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जो कि 40 मिनट क्या 50 मिनट से कम हो, सारे 1 घंटे के होंगे। तो मतलब 50-55 घंटे अगर किसी बंदे ने 25-30 दिन में, तो रोज का आप देख लें, हिसाब लगा लेंगे वो कितनी देर उसने फेसबुक पे बैठ के इस तरह से लाइव लोगों से बात की, और ये सारा कुछ। तो सीखने को जो मुझे मिला, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया। और जब भी किसी नए इंसान से मिलता हूँ, तो मैं आजकल ना किताबें, किसी दौर में तो घर वालों से जूते खा के भी किताबें पढ़ता होता था, नावल्स और दूसरी किताबें, जो कि वो जूते मारते थे कि आप निसाबी किताबें पढ़ें, ये गैर निसाबी की तरफ क्या है, ये नावलों से बंदा खराब हो जाता है। तो अब्बा जी से मार खा के भी वो पढ़ लेते थे हम चोरी छुप के कभी। वो इवन के मुझे याद है जब हमारे पेपर हो रहे होते थे एनुअल एग्जाम, तो उसकी किताब के अंदर वो नावल रख के पढ़ लेते थे चोरी चोरी, उन्हें यही पता होता था कि वही किताब पढ़ रहे। तो ठीक ठीक। अब वो पढ़ने का तो टाइम नहीं लगता, लेकिन आप जैसे लोगों के साथ और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जब आप 1 घंटा बात कर लेते हैं ना, या उन्हें सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है मैं एक किताब पढ़ लेता हूँ। और जब मैं एंड पे ये सवाल करता हूँ ना कि कंक्लूजन क्या है, और आपने क्या अचीव किया, और आपका गोल क्या, और आप करना क्या चाहते हैं, समझे, वो कहानी का सारा मरकजी ख्याल ना एक लाइन में मिल जाता है उस बंदे की जो भी स्टोरी होती है। तो 1 घंटे में आप उस बंदे को अच्छे से जान भी लेते हैं, आपका उससे रिलेशन भी बन जाता है, और आपका एक कनेक्शन उससे बन जाता है। तो जो भी काम प्राइसलेस हो के, और ऐसी कभी सोच ही नहीं आई। हाँ, वो यूट्यूब चैनल, आप ये देख लें कि रोज सोचता हूँ कि यार उस पे वीडियो डालूं, उस पे वीडियो डालूं, मुझे पता है ये कंटेंट ग्रो कर देगा, लेकिन वो शायद टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं शायद मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बस ये जरा बैठने का और लोगों से कनेक्ट होने का शौक है। मतलब वर्चुअल बातें करते हैं, आप फिजिकल तो हम इतने लोगों से मिल नहीं सकते। अब आजाद कश्मीर आना हो तो आपको पता है कोई 10 दिन का ट्रिप बने तो फिर ही आके आपसे मुलाकात हो सकती है ना, 3 दिन तो उसमें 4 दिन अच्छा आने जाने इसमें। के हैं। तो ये अच्छा सा, मैं अच्छा लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ, और नए नए लोगों के आइडियाज मुझे पता चलते हैं कि लोग क्या काम कर रहे हैं, और कहानियां बहुत सारी सुनने को भी मिलती हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत ज्यादा आइडियाज मिले हैं, कसम से। कोई बच्चे हो ना, कोई कोई काम करने वाले बंदे हो, तो इतने ज्यादा ये 50 इंटरव्यूज के दौरान आइडियाज मिले हैं ना, उनमें से 50 में से समझे कि 10 आइडियाज तो काम करने वाले हैं, कि जो आप काम आज शुरू करें तो साल बाद आपको अच्छा खासा अर्न करके दे सकते हैं। लेकिन अब अकेला बंदा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा सर। जी जी, तो बच्चे आपका एक छोटा बेटा तो वो नजर आता रहता है, कितने बच्चे हैं आपके? सर से अभी इस वाले 6 माह में तो चल रहे हैं जो 350-400 बच्चे हैं सर। वैसे नहीं, वो बेटा भी मैं एक अपने उसमें इंक्लूड है। जी जी, बेटों की बात कर रहा हूँ। जो आपका एक छोटा बेटा नजर आता रहता है, तो एक ही बेटा है आपका या दो हैं? जी जी, एक बेटा, एक एक बेटा है सर, एक बेटा है, और बाकी तो सारे दूसरे बच्चे हैं, हाँ, वो कौम एकेडमी के के हैं। बच्चे नहीं हैं, तो जिन्हें भी वो, अब लगता हूँ कुछ ना कुछ सीख। जी जी, आपका बेटा तो नजर आता रहता है। तो चलें इसको वाइंड अप करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन जो है, एक तो लास्ट तो अभी नहीं करते, सेकंड लास्ट। वो जो क्वेश्चन करते रहते हैं कि कोई अगर वही अल्लाह दीन का चिराग वाला जो क्वेश्चन है, कि अगर आपको मिल जाए और वो रगड़े और जीन निकले, तो तीन ख्वाहिशें वो आपसे पूछे जो वो मतलब पूरी करे, तो वो तीन ख्वाहिशें आपकी मुख्तसरन कौन सी होंगी? सर मेरी पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि कोई भी ऐसा जिन मुझे मिल जाए, तो उसे मैं कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है, ये कोई क्या 5G, क्या 7G, नहीं 10G कोई कर दो, कि बंदों को कोई मसला ना हो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का। दूसरी जो मेरी ख्वाहिश होगी, दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे जो नौजवान हैं, वो उन्हें ना कोई ऐसी उनके दिमाग में सोच डाल दे, उस जिन को कहूंगा, पता नहीं अब ये जिन का काम तो नहीं है, या उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें लेके आ, जैसे ना किसी बच्चे ना जो 18-20 साल की उम्र में ना लड़कियों से बड़े इम्प्रेस होते हैं, और वो सोचते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं,
और कहीं न कहीं उनके सामने वैसे ही लड़कियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं जिनसे कहूँगा कि उन्हें कोई ना और दूसरे ख़्यालात भी अच्छे-अच्छे उनके सामने आया करें कि मेरी कौम कुछ ना कुछ सोचने लग जाए, मेरे बच्चे कुछ ना कुछ सोचने लग जाएँ, इस तरह से मेरे ज़हन में है। और हम कि कोई बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने वाली साइड पे ना कोई जिन या कोई बंदा हमें लगा दे। और तीसरी जो सर मेरा सबसे बड़ा ये ड्रीम है कि मेरा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि ऑर्फन बच्चों के लिए ना बिल्कुल फ्री हो। ऑर्फन्स के लिए बोर्डिंग टाइप हो कि बच्चा मेरे पास रहे और इंशाल्लाह सर मैं ये मेरा गोल भी है। अभी शायद आप गोल के बारे में पूछें और मैं ये गोल भी मेरा है। अगर जी आपने बाद जबरदस्त। में ये सवाल है तो मैं इसको अच्छे से अभी एलैबोरेट कर देता हूँ, नहीं तो तब आंसर कर दूंगा। मेरी तो यही जी सर जी। 3 ख्वाहिश है। जी लास्ट क्वेश्चन यही था, और ये जो आपके गोल्स क्या हैं ये क्वेश्चन, और प्लस इसके साथ आप मिला लें कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, मेरे भी, तो उनके लिए आप कोई मैसेज जो अपनी जिंदगी से आपने कोई बात सीखी है, ऐसी कोई शॉर्ट सी बात उनके लिए कह दें कि जिस पे वो अमल करें तो वो एक अच्छी बामकसद जिंदगी गुजार सकें। पहला मशवरा यही है कि बेटा अंधे फॉलोवर ना बने। आप अपनी सोच समझ के मुताबिक जो बात आपको समझ आती है लोगों के मशवरों पे अमल ना करें, जो आपका दिल कहता है ना वो काम करें। और जहां कहीं भी आपको लगे कि आपकी हक तलफी हो रही है, बी यूर सेल्फ अ ब्रांड या पता नहीं कोई इस तरह का कोई एक जुमला अपने लिए सेट कर लें कि खुद को ब्रांड बनाएं। आपको अल्लाह ने एक यूनिक आइडेंटिटी दे के पैदा किया है। आप बेशक बेशक और जी सर वाले पैदा नहीं हुए। हाँ, एक टाइम पे आप उस्ताद के शागिर्द होते हैं, लेकिन अच्छा शागिर्द और अच्छा उस्ताद भी वही है जो अपने शागिर्द को भी उस्ताद बना दे। हाँ, मेरी उस्तादों से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अपने बच्चों को, और मैं बच्चों से भी यही कहता रहता हूँ कि डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करो, डिफरेंट काम करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट पे जाओ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपको ये बहुत कुछ कंटेंट। अभी तो गूगल और चैट जीपीटी आ गया, तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे एक्सीडेंटली आपने मैथ में इस आप ऐसे कह लें आप मैथ आपको नहीं आता और आपका एडमिशन मैथ में हो गया, लेकिन फिर आप उसको चलो हो गया है, आपको एक ट्रैक मिल गया तो उसको आप प्रूफ कर सकते हो। मेहनत से हर चीज सीखी जा सकती है, लेकिन मेहनत भी तब तक, अगर कोई डायरेक्शन लेस मेहनत कर रहे हैं ना, आप दीवार में टक्करें मारी जा रहे हैं कि दीवार में मैं इससे सुराख कर लूं, तो टक्कर मारने से सुराख नहीं होगा ना, वो दीवार टूटेगी, उसके लिए आपको हथौड़े की जरूरत होगी। हालांकि हथौड़ा जो है आपसे छोटा ही होगा, आपका वजन 70 किलो है, हथौड़ा 10 किलो का होगा, वो दीवार तोड़ देगा। आप अपने सर से खुद से दीवार नहीं तोड़ सकते। तो अक्ल भी अक्ल के साथ मेहनत करनी है आपने। ये मेरा मैसेज है अपने स्टूडेंट्स को कि कुछ ना कुछ प्लीज सोचते रहें। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ करने भी लग जाएंगे। और अगर आप सर अभी कंटिन्यू करेंगे, कोई और सवाल है या वो अचीवमेंट गोल वाला सवाल एक होता होता है वो भी है या फिर? चलें, कोई इंटरनेट भी स्लो हो रहा है तो इसको पॉइंट अप करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो हम इसी तरह हमारा इंटरेक्शन जो है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह, कुछ जॉइंट सेशन भी फ्यूचर में करते रहेंगे। तो आप इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।